नमस्कार सभी लोगों को, क्लास हो चुकी है स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए। आपका अपना प्यारा मित्र भाई दोस्त भरत प्रकाश सिंह एक बार फिर हाजिर है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है छोटे छोटे वीडियो में, और छोटे छोटे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी का क्लियर कर दिया हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण सभी लोग इस चीज से अवगत होंगे। जो न्यूटन के सर पे गिरा था संतरा, वो अच्छा हुआ न्यूटन कहा भारत में थे, पाकिस्तान में रहते तो क्या वहां से सेब या संतरे की जगह पे बम गिरता, न्यूटन खत्म, ना बल ना न्यूटन, कुछ ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, हर चीज पता है। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण कोई भी वस्तु जमीन पर मतलब ऊपर फेंकने पर जमीन पर गिरती है, वो क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी के केंद्र से लगने वाले हर एक पिंड पर एक बल लगता है। पृथ्वी के केंद्र से हर एक पिंड पर एक बल लगता है, जिसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है, लेकिन उसका पहला टॉपिक आता है क्या? पहला टॉपिक आता है गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां पे होता है? किसी भी पिंड का, याद रखना, किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह होता है जहां पे उस पिंड का सारा भार केंद्रित होता है, जहां पे वो पिंड का सारा भार केंद्रित होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम इसको, ये मार्कर है ना, तो मार्कर को अगर हम लोग ऐसे खड़ा रखेंगे तो इसका पूरा भार कहां? अभी पूरा भार ये इसके नीचे वाले पॉइंट पे लगेगा, लेकिन ऐसे रखेंगे तो पूरा भार इस वाले पॉइंट पे लगेगा। मीन्स गुरुत्व केंद्र पिंड के जब उसका जो भी आकार है, उसका वॉल्यूम है, या फिर उसकी जो भी उसकी आकृति है, अगर उसको बदला नहीं जाए तो उसका केंद्र एक जगह पे रहता है, और आकार आकृति बदलेंगे तो उसका केंद्र चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हमने इसको खड़ा रखा तो केंद्र यहाँ पे था, लेकिन ऐसे रख दिया तो केंद्र इन सारी जगहों पे हो गया। समझ में आई बात? अभी यही बात करें कि जैसे ये रिमोट है, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे रख दिया जाए तो इसका पूरा का पूरा गुरुत्व केंद्र कहां होगा? इस पूरे सरफेस पे होगा। लेकिन इसको ऐसे रख दिया जाए तो जो भी जगह पहले टच होगा वही उसका गुरुत्व केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी पिंड का वह स्थान जहां पे उस पिंड का सारा भार एकत्रित होता है, वही उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। संपूर्ण भार जहां पे उस पिंड का कार्य करता है, वही उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, किसी वस्तु के निश्चित आकार एवं आकृति के लिए यह नियत रहता है। किसी वस्तु के आकार व निश्चित आकृति व आकार के लिए यह नियत रहता है। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु का आकार और आकृति में चेंज नहीं किया जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखो, जैसे बात करें कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहां है, अब सभी अलग अलग टॉपिकों के गुरुत्व केंद्र पूछता है अलग। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसका गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो आप लोग कैसे बताओगे? इसलिए याद रखेंगे, त्रिभुज का, सपोज दैट ये एक त्रिभुज है और इसका गुरुत्व केंद्र पूछ दिया है, तो याद रखेंगे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र वहां होता है जहां पे तीनों भुजाओं की माध्यिकाएं मिलती हैं, वही उसका गुरुत्व केंद्र। इस भुजा की माध्यिका अगर खींचा जाए तो यहाँ पे आएगा, देखिए ऐसे, और इसकी यहाँ पे ऐसे, और इसका यहाँ पे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जहां पे ये तीनों रेखाएं कट कर रही हैं, इसको माध्यिका M बोलते हैं, और यही इसका गुरुत्व केंद्र हो गया, यही इसका गुरुत्व केंद्र होता है। वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? वृत्त का, तो वृत्त है ये, और इसका सेंटर जो होता है वही इसका गुरुत्व केंद्र होता है, वृत्त का गुरुत्व केंद्र होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों के माइंड में ये बना हुआ है, जो इटली में उपस्थित है, एक पीसा की मीनार बहुत प्रसिद्ध है ना। वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वो 8 मंजिल की है और वो इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे? 5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब एक बात बताओ कि
वो इंक्लाइंड क्यों है। और बहुत लोग के मन में ये सवाल है कि वो क्या बनी थी तभी इंक्लाइंड हुई थी या फिर बनने के बाद इंक्लाइंड हुई थी। तो बिल्कुल नहीं, देखो उसका 3 फ्लोर जब वो बना था, उसका 3 फ्लोर बनने के बाद जो उसकी फाउंडेशन नींव थी एक तरफ झुक गई थी, तो वहां पे वो इंक्लाइंड हो गई। उसके बाद ऊपर उसके बनता गया, जब पूरी आकृति बनती गई तो 5 डिग्री पे झुका हुआ मिला। लेकिन क्यों, वो क्यों टिका हुआ है, गिरा क्यों नहीं। इतने भूकंप आए इटली में, लेकिन हर एक भूकंप को झेल गया। क्यों झेल गया, ये चीज पता है। इसलिए झेल गया क्योंकि जो उसका गुरुत्व केंद्र था ना, गुरुत्व केंद्र का अविलंब, देखिए झुके रहने के बावजूद इसलिए नहीं गिरा है ना, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार की ओर है। समझ में आई बात। जो उसके गुरुत्व से गुजर कर, मतलब वो इंक्लाइंड है तो उसके गुरुत्व से गुजरने वाली जो रेखा है ना, उसके आधार के ऊर्ध्वाधर होकर गुजरती है, इसलिए वह इंक्लाइंड है और ना ही कभी गिरता है। मतलब कि वहां पे क्या है, वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन एग्जांपल है, ठीक है ना। पहाड़ों पर चलते समय, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग जैसे कहीं पहाड़ पे जाते हैं, सपोज दैट कि ये पहाड़ है, ठीक है, इस पे जा रहा है, मतलब ये कोई आदमी है और इस पे जा रहा है, ठीक है, और जब ये पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करता है तो ये आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, ऐसे आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, सीधा खड़ा होकर, जैसे अभी हम समतल जमीन पे खड़े हैं, सीधा खड़े हैं, क्यों नहीं यहाँ पे क्यों नहीं झुक के चल रहे हैं, वहीं क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि पहाड़ जो इंक्लाइंड है ना, तो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इक्वल करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैच करने के लिए पहाड़ से हम लोग इंक्लाइंड हो जाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम पीछे में पलट जाएंगे और ढिमली खाते खाते पता नहीं कहां नीचे तक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पे हम लोग इंक्लाइंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। और झुकने की वजह से उसके गुरुत्व से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ना, हमारे आधार के तल से होकर गुजरती है, इसलिए हम लोग पहाड़ों पे आसानी से चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो डबल डेकर बस होती है, डबल डेकर बस, ये हमेशा आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो डबल डेकर बस होती है ना, आप लोग कभी भी ये जाके काउंट कर लेना, उसके ऊपर वाले मंजिल पे जितनी सीट होती है ना, उससे बहुत ज्यादा सीटें नीचे होती है। नीचे वाले तल में सीटों की संख्या ज्यादा होती है। क्यों होती है, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। समझ में आई बात। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो नीचे की सीट को इसलिए ज्यादा बनाया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो भी उसके ऊर्ध्वाधर रेखा जाएगी वो उसके आधार से होकर जाए, इसीलिए उसकी सीटें नीचे अधिक बनाई जाती हैं और ऊपर वाले तल में सीटें कम बनाई जाती हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का गुरुत्व केंद्र हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम हम लोग को पढ़ना है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना है। ये क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या होता है जी, ये क्या होता है। तो न्यूटन के सर्वाधिक, जो न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने जो हमें गुरुत्वाकर्षण के लिए जो नियम दिया था, तो वो नियम क्या कहता है। पहली बात तो ये न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, वो आप लोग को पिछले क्लास में, बल और गति वाले क्लास में मैंने बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब ये हम लोग न्यूटन जी के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ेंगे। न्यूटन जी के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहते हैं कि जो इनका नियम है उसके अनुसार प्रत्येक कण ब्रह्मांड में, प्रत्येक अन्य कण से, जो भी ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, वो किसी अन्य कण से किसी न किसी तरीके से आकर्षित, उस बल से आकर्षित करता है जो उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ में आई बात। जैसे कि न्यूटन जी ने कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, जितने भी पिंड हैं, वो किसी अन्य बल से एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, और आकर्षित रहने के बाद जो उनका द्रव्यमान है ना, उनके अनुक्रमानुपाती, जो उनके द्रव्यमान है तथा उनके अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी, जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एक पिंड
पिंड कोई M1 है और एक पिंड M2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, ठीक है। और इनके बीच की दूरी होगी r², यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये जो दो आपस में मिले तो F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू r²। और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटने के लिए एक नियतांक आता है जिसको हम लोग G बोलते हैं, और G ही क्या है? G ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो फार्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू G M1 M2 r²। यही G का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू है। अच्छा देखिए, बहुत को कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल g जब पूछेगा ना तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी होती है, लेकिन जब कैपिटल G पूछेगा तो इसका वैल्यू ये है। अच्छा, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग ये इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इस G का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में पूछता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि G का मान कितना होता है, और चारों ऑप्शन में ये वैल्यू सेम रहता है, और मात्रक अलग अलग होता है। तो वहां पे अगर आप लोग को मात्रक पता होगा तभी उस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। तो याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आज हम लोगों का आज का टॉपिक था लास्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके परिभाषा वगैरह और उसके फार्मूला का एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली क्लास में। फिर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, G के बारे में। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे क्लास की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। भगवान आप लोगों को खुश रखें, मस्त रखें।